हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज हमारे साथ लखनऊ से एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को यानी कि हमारे सीएसआर नेट एग्ज़ाम्स को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही है इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी एंड क्या टिप्स उन्होंने जो है लिए। तो हेलो, हेलो। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम मोनीश है और मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एज अ फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट एनरोल्ड हूँ। और मैंने इस बार जून 2025 का थोड़ा लाउडली सीएसआईआर। बोलोगे दोस्त आप? ओके। तो मैंने इस बार जून 2025 लाइफ साइंसेज सीएसआईआर जेआरएफ विद द रैंक ऑफ 52 क्वालिफाई किया। और बस। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा दोस्त इस बेहतर और बढ़िया रैंक के लिए। थैंक यू। अब मुझे ये थैंक यू सो बताइए कि आपकी जर्नी कब से शुरू हुई और किस तरीके से रही? मेरा केस थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इससे पहले मैंने जेआरएफ निकाला था 2020 में। उसके बाद मैंने 3 साल एक जगह पीएचडी किया था। और मैंने पीएचडी उस समय, मेरा स्पेशलाइजेशन उस समय इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में था। और उसके बाद 3 साल ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में इनरोल किया और मैंने अपना वही काम यहाँ पर आगे बढ़ाया। और अभी मैं उसको स्टैब्लिश ही कर रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में। और मुझे फिर से जेआरएफ निकालने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फिर से ये पेपर दिया और इस बार मैंने उसको क्लियर किया। ओके, तो आपको फिर से एक बार जो है जेआरएफ की ज़रूरत पड़ी, तो इस वजह से आपने फिर से एक बार उसको निकाल दिया। जी जी। चलिए दोस्त, अब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने 3 साल पीएचडी करी फिर आप लखनऊ आए, वो कहानी थोड़ा और सही तरीके से बताओ। एक्चुअली 3 साल मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि पीएचडी में एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैसे क्या होगा। और मुझे थोड़ा बहुत इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैं चला गया वहाँ पीएचडी करने। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, उन्होंने मुझे ले लिया। और उसके बाद मैंने वहाँ 1 साल कोर्स वर्क निकाला, दूसरे साल में एक्सपेरिमेंट्स में पार्ट लिया, थर्ड ईयर में अपना खुद का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और सब कुछ किया। और उसके बाद एट सम पॉइंट, ड्यू टू बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कभी कभार थोड़ा सा बहुत डिफरेंट हो जाता है। और उसके बाद मुझे और भी कई सारे, मुझे होम सिकनेस और इसकी वजह से बहुत अजीब लगने लगा। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से बात किया, बहुत ही अच्छे टर्म्स में मैंने उनसे, उन्होंने भी मुझे जाने दिया। और मैंने उनसे परमिशन लेके ही वहाँ छोड़ा। और उसके बाद उन्हीं के कांटेक्ट में, जहाँ से मैं आया था, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मास्टर्स करके आया था, तो मैंने सोचा कि मैं वापस अपने पुराने मेंटर से बात करता हूँ, मास्टर्स के मेंटर से। और मेरे उस समय के सुपरवाइजर और फिलहाल के सुपरवाइजर दोनों ने डिसाइड करके ये निर्णय लिया कि मैं वापस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आ जाऊँ। और मैंने फिर यहाँ पर बचा कुछ अपना काम कंटिन्यू किया। वो अलग बात है कि मैंने 3 साल फेलोशिप अवेल कर ली थी, बट ट्रांसफर प्रोसेस में थोड़ा दिक्कत होने की वजह से आई हैड टू रीअपियर फॉर द एग्जाम, और इसलिए मैंने फिर से एग्जाम दिया। तो फिर से आपने एक बार रीअपियर कर लिया और इस एग्जाम को फिर से एक बार क्वालिफाई। चलिए, बहुत हाँ बढ़िया जी। है दोस्त। अब मुझे ये बताइए कि अब 2020 में आपने शायद इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था, फिर 5 साल बाद 2025 में फिर से एक बार क्वालिफाई किया। क्या डिफरेंस लगा एग्ज़ाम्स के पैटर्न में, एग्ज़ाम्स के क्वालिटी में, एग्ज़ाम्स के सवालों में? जो हमेशा बच्चे बहुत बोलते हैं कि पिछला अटेम्प्ट इजी था, ये अटेम्प्ट हार्ड था सर, ये था वो था, उसमें आपको क्या लगा? एग्जाम थोड़ा सा, जब मैंने पिछली बार दिया था उसके मुकाबले इस बार एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट था उस हिसाब से, क्योंकि स्पेशली जैसे अम, बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछे गए थे, कुछ एक एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इस समय जैसे प्लेन क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा मिला जुला क्वेश्चन आता है, दो तीन कॉन्सेप्ट्स, दो तीन फील्ड, थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो चीजें अब थोड़ी बढ़ गई हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज थोड़ी बढ़ गई है, डायरेक्ट सवाल नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कम मिलेंगे बहुत। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा। और
कभी कभार सवाल एकदम घुमा फिरा आएगा, ऑल्दो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होगा, पर इतना घुमा के देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ये एक मुझे नया लगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि हमेशा कॉन्सेप्ट को लेके अलर्ट रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि चाहे उन्होंने कैसे भी फ्रेज किया हो कॉन्सेप्ट, वो अल्टीमेटली जो पढ़ाते हैं, जो मतलब उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है उसी से बंधा हुआ आता है। बस थोड़ा घुमाते हैं, लैंग्वेज बार बार चेंज करते हैं, पर कॉन्सेप्ट बचे रहते हैं। ये था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। चलिए, अब मुझे ये जानना है कि इस बार जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था वो कैसे किया था, मतलब आईएफएस के साथ आप कैसे जुड़े, और उसके अलावा कितने यूनिट्स को टारगेट किया था। एक्चुअली मेरा क्योंकि 3 साल पीएचडी में निकल गया और मैं बहुत ही स्पेसिफिक कर रहा था, तो मेरा अच्छा मेरा मास्टर्स जुओलॉजी में था। तो मैंने जुओलॉजी छुए हुए मुझे 3 साल हो रहे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था टेक्निकली, क्योंकि मैं जुओलॉजी के मेन सब्जेक्ट जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट में नहीं पढ़ता था। तो मुझे फट से थोड़ा जल्दी रिवाइज भी करना था। और आई थिंक फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद तुरंत जुलाई में, मतलब जब तक मैं यहाँ थोड़ा बहुत सेटल हुआ, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप हो या फिर बहुत अच्छा कोई मेरा रिवीजन करा दे। तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था, और उसके बाद मुझे आईएफएस का चैनल दिखा, और उसके बाद मैंने उसमें देखे कि कुछ वीडियोस जैसे केसी सर के कुछ वीडियोस ऐसे थे जो कि एकदम वही, आई थिंक एक्सप्रेस सीरीज जो आपकी है उसमें मैंने देखे कि वो बहुत अच्छा रिवाइज करवा रहे थे, और मेरे पास टाइम कम था कि मैं सब कुछ पढ़ पाता। तो मैंने गिन के अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, इनको तो पकड़ा ही, पर जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे मेरा टच छूट चुका था जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, और इससे पहले मैंने प्लांट फिजियोलॉजी भी कभी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए वो रैपिड सीरीज करनी शुरू करी। और जो पूरा क्रक्स मैंने समझा कि क्या बार बार पूछा जाता है पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैंने उनको समझा, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, मैंने उसको टारगेट करते हुए पिछले 2 महीने में, 2 ढाई महीने के अंदर मैंने एक समरी सी बनाई कि मुझे ये रिवाइज करना है। और लास्ट एक हफ्ते में मैं रिवाइज करता रहा कि ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, और उसके बाद में एग्जाम देने चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट और सबसे यूज्ड यूनिट कौन सी लगी आपको। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, या मेरा रुझान उसकी तरफ ज्यादा है, तो मुझे मैंने उसी को मतलब पसंदीदा वो थी, तो मुझे उसको कवर करने में थोड़ी मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मुझे लगता है कि सिंपलेस्ट आई थिंक बायोकेमिस्ट्री एक अच्छी यूनिट है, क्योंकि उसमें चीजें थोड़ी डायरेक्ट हैं, जो आज से 5 साल पहले चीजें थी वो भी आज से वैसी की वैसी। कॉन्सेप्ट उतने बदलते नहीं, वो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, इवन सेल बायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, पर आजकल सेल बायो, मॉल बायो की थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, और मेरा उसमें उतना मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है, प्लस मैं उतना उसमें एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ। बट हाँ, बायोकेमिस्ट्री एक अच्छी यूनिट है टारगेट करने के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत अच्छी यूनिट रहती है हमेशा, और इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर बहुत ही डायरेक्ट यूनिट्स रहती हैं कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, अगर वो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं तो भी, और उसके साथ साथ सीएसआई नेट को एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भी। आई थिंक मेरी जो स्ट्रैटेजी आज से 5 साल पहले थी और जो अभी भी मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, और मैं सबको ये बोलता फिरता हूँ कि कभी भी ओवर अटेम्प्ट मत करो। मैं जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट करता हूँ एग्जाम में सॉल्व करना, तो चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन हो रहे होते हैं, मैं एक अंदाजा लेके चलता हूँ कि हाँ 120 तक कट ऑफ शायद जाती है, तो मैं इतना करूंगा पर वो सही करूंगा। तो मैं लगभग लगभग वहां पहुंच के, ये नहीं होता कि 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो पूरा कर जाऊंगा। मुझे पता है 120 के अराउंड कट ऑफ जाती है, 125-30 का मैं एकदम श्योर शॉट मारने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इतना किया और वो अच्छे से किया। वो अगर आपके 130 भी सही हो जाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वहाँ लालची नहीं होना चाहिए, जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करें। और दूसरा ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पर, और बिखरना नहीं चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि टाइम वेस्ट ना करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जो बहुत ज्यादा आपका दिमाग खा रहे हैं। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर के थ्रू चले जाइए और टिक मारते जाइए जहां जहां भी आप कंफर्टेबल है, एक अमाउंट ऑफ मार्क्स सिक्योर कर लीजिए,
और अगर आपको लगता है कि इससे आगे आपसे नहीं हो पा रहा, आप 120-30 पे हैं, वहीं छोड़ दीजिए। मैंने पिछली बार भी वही किया था, यहाँ ही किया था, मेरा हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।